गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। हमारा जो अध्याय चल रहा है एसएसटी 10th का, वो चल रहा है खनिज और ऊर्जा संसाधन का। खनिज और ऊर्जा संसाधन है वो भारत में प्रचुर मात्रा से मिलते हैं और इन खनिजों के माध्यम से प्रमुखतः बहुत सारे उद्योग धंधे हैं या अन्य वस्तुएं हैं, उनका निर्माण प्रमुखतः किए जाते हैं। प्रमुख रूप से ये खनिज है वो चट्टानों के माध्यम से मिलते हैं। इसके साथ ही क्या है कि कुछ खनिज पदार्थ है वो हमें क्या है कि प्राकृतिक गैस के रूप में, कुछ परमाणुओं के रूप में, अलग अलग प्रकार से ऊर्जा के संसाधन हमें प्राप्त होते हैं। तो जो प्रीवियस वीडियो में इस पार्ट से संबंधित जो पढ़ाया जा चुका है और जो पीछे और भी पार्ट पढ़ाए जा चुके हैं, उनको आप अच्छी तरीके से तैयारी करते रहें और साथ साथ में क्या है कि अच्छी तरीके से नोट्स इनके तैयार करें ताकि आपकी तैयारी अच्छी तरीके से हो पाएगी। और अपना एक रूटीन बना लें स्टडी का कि निश्चित रूप से हमें पढ़ाई रोजाना करनी है। निश्चित रूप से पढ़ाई का जो समय है वो निर्धारित करें और इससे क्या होगा कि एक टाइम टेबल आपका सेट हो जाएगा और जिसके कारण क्या है आप पर्याप्त रूप से प्रत्येक विषय को निश्चित रूप से समय दे पाएंगे। और प्रत्येक विषय को समय देना जरूरी है क्योंकि सभी विषयों में अच्छे अंक आने के लिए, तैयारी के लिए उसकी सारणी रूपरेखा बनानी जरूरी है। तो इसलिए क्या है, सभी विषयों की पर्याप्त रूप से पढ़ाई करना आवश्यक है। आज हम पढ़ेंगे आगे कि जो अपने राजस्थान के खनिज है उससे संबंधित है, उसके साथ में जो परमाणु ऊर्जा है अपने उससे संबंधित प्रमुख रूप से हम बातें करेंगे। इसके साथ ही जो पेट्रोलियम पदार्थ है उनको किस तरीके से, किस माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाया जाता है, उसमें कौन सी तकनीक पद्धति का इस्तेमाल किया जाता है, उसके बारे में प्रमुखतः हम आज अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बात आती है हमारी, वो आती है पेट्रोलियम पदार्थ को भेजा जाता है, यानी पेट्रोलियम पदार्थ है वो किस तकनीक के माध्यम से या किस तरीके से क्या है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचाया जाता है। तो हम देखते हैं प्रमुखतः जो पेट्रोलियम पदार्थ है उनको क्या है कि पाइपलाइन के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचाया जाता है। जैसे उदाहरण के रूप में हम बात करें कि अपने घरों में जो पानी का कनेक्शन है वो नल के द्वारा जोड़ा गया है और उस नल के द्वारा क्या है कि अपने घर के विभिन्न स्थानों में, चाहे वो किचन हो, चाहे बाथरूम हो, चाहे अपना आंगन हो, चाहे कोई भी हिस्सा हो, वॉशरूम का हिस्सा हो, वहाँ उस नल के द्वारा उस पानी है उसके अंदर बहता हुआ अलग अलग स्थानों से पहुँचता है। ठीक इसी प्रकार क्या है कि जो पेट्रोलियम पदार्थ है उसको भी क्या है पाइपलाइन के माध्यम से जोड़ा गया है। बड़ी बड़ी पाइपलाइनें हैं वो डाली गई है। अब इसमें एक बात आती है कि इसका जो खर्चा है वो एक बार तो अधिक लगता है, लेकिन बाद में काफ़ी समय तक क्या है कि इस पाइपलाइन के द्वारा किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न नहीं होती। इसके साथ क्या है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर बिना किसी समस्या के ये जो पेट्रोलियम पदार्थ है उनको पहुंचाया जाता है। बात आती है आगे कि प्राकृतिक गैस के जो भंडार है वो भारत में कौन कौन से राज्य में है। इससे पहले बात करते हैं प्राकृतिक गैस होती क्या है। प्राकृतिक गैस है प्रमुख रूप से जो मीथेन है अपने और जो कार्बन की मात्रा होती है हाइड्रोजन कार्बन से संबंधित, वो प्रमुख रूप से प्राकृतिक गैस होती है। अब बताइए प्राकृतिक गैस का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो ध्यान रखना कि हजारों वर्ष पूर्व जो विभिन्न प्रकार के जीवाश्म है, चाहे मनुष्य से संबंधित हो, चाहे पशु पक्षियों से संबंधित हो, उनके जीवाश्म है वो जमीन के अंदर क्या है कि दब गए थे और दबने के कारण क्या है हजारों वर्ष के बाद में क्या है कि उन पदार्थों से किसका निर्माण हुआ, जीवाश्म का अपने निर्माण हुआ। जीवाश्म के निर्माण होने से किस चीज का निर्माण हो गया, प्राकृतिक गैस का निर्माण हुआ। अब आते हैं प्राकृतिक गैस के भंडार भारत में कौन कौन से स्थान पे है। तो ध्यान रखना तमिलनाडु में, हिमाचल प्रदेश में, पंजाब में, राजस्थान में, पश्चिम बंगाल में, त्रिपुरा में, अरुणाचल प्रदेश में, ये प्रमुख रूप से भारत में प्राकृतिक गैस के भंडार है जो प्रकृति के द्वारा हमें प्राप्त हुए हैं। प्रकृति ने उसमें क्रिया करके जो ताप के और विद्युत ताप है और उसके साथ दाब है, उसकी क्रिया के द्वारा इन प्राकृतिक गैस का निर्माण विभिन्न राज्यों में भारत के हुआ है। बात आती है कि प्राकृतिक गैस का जो प्रबंधन है यानी उसके देख रेख का जो कार्य है, सारी व्यवस्था है, वो प्रमुखतः किसके द्वारा किया जाती है भारत में। तो ध्यान रखना भारत में भारतीय गैस प्राधिकरण के द्वारा जो ये गैस पदार्थ है प्राकृतिक गैस के, उनका क्या प्रमुख रूप से देख रेख की व्यवस्था कार्य किया जाता है, संचालन किया जाता है विभिन्न राज्यों में आवश्यकता के आधार पर। बात आती है कि प्राकृतिक गैस का प्रमुखतः उपयोग है, कार्य है, वो किस किस काम के लिए किया जाता है, किस प्रकार से प्राकृतिक गैस का उपयोग है वो हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले बात आती है कि विद्युत उत्पादन में प्राकृतिक गैस का जो उपयोग है प्रमुखतः विद्युत उत्पादन में किया जाता है। प्राकृतिक गैस के द्वारा विद्युत का निर्माण किया जाता है और विभिन्न क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है।
तो कितने प्रतिशत इससे होता है? 38% है वो प्राकृतिक गैस के द्वारा क्या विद्युत का उत्पादन होता है। दूसरी बात आती है उर्वरक निर्माण में। उर्वरक है जो भूमि की क्षमता को बढ़ाते हैं, भूमि की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं और उसको क्या है और अधिक उपजाऊ बनाते हैं, तो उसमें उर्वरक का इस्तेमाल किया जाता है। तो 33% है वो प्राकृतिक गैस से उर्वरकों का निर्माण प्रमुखतः होता है। अब आती है कि जो हमारा उद्योग है और जो रसोई गैस है, उद्योग जो बड़े बड़े कारखाने उद्योग धंधे लगा रहे हैं उनमें उनका यूज है। इसके साथ हमारे घरों में जिस गैस का उपयोग होता है उसको भी क्या है इस प्राकृतिक गैस के द्वारा ही प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार प्राकृतिक गैस का उपयोग है वो विद्युत उत्पादन में हो रहा है, उसका उत्पादन है वो अपने उर्वरक निर्माण में हो रहा है, हमारे उद्योगों में हो रहा है और हमारी रसोई गैस के द्वारा भी खाना बनाने में उसका उपयोग किया जाता है। बात आती है कि राजस्थान में जो पेट्रोलियम के भंडार है, जो क्षेत्र है वो प्रमुख रूप से राजस्थान ने हमारे जिले में कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले बात आती है राजस्थान के जिलों की। सबसे पहले स्थान पे आता है अपने बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर और गंगानगर। इन 4 राज्यों में प्रमुखतः पेट्रोलियम भंडार के प्रमुख रूप से पर्याप्त जो है वो क्षेत्र मिलते हैं। बात आती है कि केएन इंडिया द्वारा कुएं कितने खोदे गए हैं? जो केएन इंडिया है उसके द्वारा कितने कुओं को खोदा गया है जिसमें प्राकृतिक गैस से संबंधित इनको क्षेत्र है उससे जुड़े हुए हैं, वो हमें प्राप्त हुए हैं। ध्यान रखना इसके द्वारा एक कुल 91 कुएं हैं वो केएन इंडिया के द्वारा खोदे गए हैं। कहाँ पे? भारत में। बात आती है कि व्यवसायिक उत्पादन शुरू कुओं से, यानी व्यवसाय से संबंधित कार्य हैं इन कुओं के द्वारा कब प्रारंभ हो गए, कब शुरू किया गया? तो ध्यान रखना 2005 से क्या है कि जो कुल कुएं हैं उनमें से 12 कुओं में व्यवसायिक कार्य प्रारंभ कर दिया गया, यानी व्यवसाय से जुड़ी हुई गतिविधि है वो प्रारंभ कर दी गई। अब बात आती है कि परमाणु ऊर्जा खनिज है उसका सामान्य तात्पर्य क्या है, उसका सामान्य अर्थ क्या है? तो ध्यान रखना परमाणु खनिज से तात्पर्य उन खनिजों से है जिनमें परमाणु ऊर्जा उत्पन्न होती है, यानी परमाणु खनिज से तात्पर्य उन खनिजों से है जिनके द्वारा क्या उत्पन्न होती है? परमाणुओं से संबंधित है ऊर्जा उत्पन्न होती है, उसे परमाणु ऊर्जा खनिज कहते हैं। अब बात आती है कि प्रमुख रूप से जो परमाणु ऊर्जा खनिज है वो कौन कौन से, उनके क्या क्या नाम है और उनके कौन कौन से अंक है, संख्या प्रमुख रूप से बताई गई है। सबसे पहले बात आती है कि परमाणु ऊर्जा खनिज कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले नाम आता है इसमें यूरेनियम का। किसका नाम आता है? यूरेनियम का। यूरेनियम 338, यूरेनियम 235, यूरेनियम 233। अब आती है दूसरे अपने प्लूटोनियम 239 की। अब आती है इसके अन्य कुछ परमाणु ऊर्जा खनिज है उनकी, तो उसमें नाम आता है थोरियम का, बेरिलियम का और जिरकन का। इस प्रकार से प्रमुख ऊर्जा खनिज है उनको इस प्रकार से अलग अलग भागों में बांटा गया है। अब बात आती है कि 1 औंस यूरेनियम से शक्ति उत्पन्न होती है। 1 औंस जो यूरेनियम होता है उससे कितनी शक्ति उत्पन्न की जाती है? तो एक बहुत बड़ी मात्रा में शक्ति उत्पन्न होती है। किससे? परमाणु ऊर्जा के 1 यूरेनियम से। 1 औंस से 100 मिलियन टन कोयले के बराबर 1 औंस यूरेनियम से इतनी अधिक ऊर्जा है वो प्राप्त होती है। अब बात आती है कि परमाणु ऊर्जा आयोग है उसका गठन है वो कब किया गया? तो ध्यान रखना परमाणु ऊर्जा आयोग का जो गठन है वो 1948 में किया गया। कब किया गया था परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन? 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किया गया। किस उद्देश्य से? विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के उद्देश्य से। किस उद्देश्य से? विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के उद्देश्य से परमाणु आयोग का गठन है वो 1948 में किया गया। क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि परमाणु आयोग का गठन कब किया गया? तो 1948 में इसका गठन है प्रमुखतः किया गया। अब बात है कि इसका जो दायित्व है, इसका जो अध्यक्ष है वो कौन कौन है, प्रमुख रूप से इसकी देखरेख है, सारी जिम्मेदारी किसके ऊपर होती है? तो ध्यान रखना कि परमाणु ऊर्जा आयोग का जो प्रभार है वो हमारे देश के पीएम के पास होता है। किसके पास होता है? पीएम का मतलब हो गया प्राइम मिनिस्टर। किसके पास होता है? प्राइम मिनिस्टर के पास में परमाणु ऊर्जा आयोग का प्रमुख दायित्व होता है। और वर्तमान में अपने जो पीएम है, अपने जो प्रधानमंत्री है, प्राइम मिनिस्टर, वो कौन है? तो ध्यान देना प्रधानमंत्री के पास है। प्रधानमंत्री कौन है? अपने नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जिनको शॉर्ट नेम है मोदी भी कहा जाता है, नरेंद्र मोदी भी कहा जाता है। बात आती है कि जो परमाणु ऊर्जा आयोग है उसके अध्यक्ष कौन है वर्तमान समय में? तो ध्यान रखना कि परमाणु ऊर्जा आयोग के वर्तमान जो अध्यक्ष है वो है नीलकंठ व्यास। कौन है? नीलकंठ व्यास है, वो परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष है। लेकिन प्रमुख रूप से अगर दायित्व की बात करें
ये परमाणु ऊर्जा आयोग का दायित्व किसके पास में है? तो ध्यान रखना नरेंद्र मोदी के पास में परमाणु आयोग का दायित्व है। बात आती है कि इसका गठन कब किया गया? तो 1948 में इसका गठन है, परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किया गया था। बात आती है कि रिएक्टरों द्वारा विद्युत का उत्पादन है वो कितना होता है? तो ध्यान रखना कि 4800 मेगावाट है वो रिएक्टरों के द्वारा जो प्रमुख उत्पादन होता है वो होता है। इस प्रकार हमने बात की पेट्रोलियम पदार्थों की, प्राकृतिक गैस की, परमाणु ऊर्जा की। तो एक प्रकार से कहा जाए तो किसी देश के विकास में परमाणु ऊर्जा का, पेट्रोलियम पदार्थों का इसके साथ क्या है कि प्रमुख खनिजों का प्रमुख रूप से विशेष योगदान रहता है। अब हम बात करते हैं कि भारत में प्रमुख क्षेत्र, प्रमुख भंडार है वो परमाणु ऊर्जा के कौन कौन से हैं। वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं और इसके साथ ही केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 9 बताई गई है। इस प्रकार हम बात करें कि 28 राज्यों में से भारत के प्रमुख रूप से कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं, भंडार है जहां परमाणु ऊर्जा के प्रमुख रूप से क्षेत्र मिलते हैं। तो ध्यान रखना इसमें प्रमुख जो परमाणु भंडार है वो है बिहार, राजस्थान, केरल और आंध्र प्रदेश। इन 4 राज्यों में भारत के प्रमुखतः खूब प्रचुर मात्रा में परमाणु ऊर्जा खनिज प्राप्त होते हैं। परमाणु ऊर्जा जो खनिज है उससे अधिक मात्रा में क्या है कि ऊर्जा प्राप्त की जाती है, जबकि जो अपने कोयले हैं, अन्य प्राकृतिक संसाधन हैं, उनसे अधिक ऊर्जा में प्राप्त नहीं होती। जबकि जो ये परमाणु ऊर्जा खनिज है इसमें शक्ति अधिक होती है। इस कारण क्या है, अधिक मात्रा में क्या है हमें ऊर्जा, इससे ऊर्जा प्राप्त होती है। अब आती है राजस्थान में खनिज। तो राजस्थान में खनिज है वो कितने पाए जाते हैं? दूसरी बात है राजस्थान में खनिज के प्रमुख जो जिले हैं, स्थान है वो कौन कौन से हैं? तीसरी बात है कि राजस्थान को खनिजों की दृष्टि से क्या विशेष नाम दिया गया है, इसके बारे में हम प्रमुख रूप से चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात आती है कि खनिजों का अजायब घर। राजस्थान को एक विशेष उपलब्धि खनिजों की दृष्टि से प्राप्त हुई है जिस कारण एक विशेष नाम पड़ा है, एक प्रसिद्ध नाम है वो राजस्थान का पड़ा है, जिस कारण राजस्थान को खनिजों का क्या कहा जाता है? अजायब घर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अजायब घर। तो क्वेश्चन ये बनता है कि किसे अजायब घर खनिजों की दृष्टि से कहा जाता है? तो ध्यान रखना कि जो राजस्थान राज्य है, जो हमारा राज्य है, उसको खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। बात आती है कि राजस्थान में खनिज है वो प्रमुखतः उनकी संख्या कितनी बताई गई है। ऐसे तो क्या राजस्थान में बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं, तो ध्यान रखना प्रमुखतः जो खनिजों की बात की गई है उसके आधार पे राजस्थान में खनिजों की संख्या कितनी है। तो ध्यान रखना कि खनिज जो बताए गए हैं वो 79 खनिज बताए गए हैं। 79 प्रकार के ऊर्जा खनिज है वो राजस्थान में प्रमुखतः पाए जाते हैं और इसी अधिकता के कारण इसको क्या है, खनिजों का अजायब घर स्पष्ट रूप से कहा गया है। अब बात आती है कि 79 जो अपने खनिज है इनको अलग अलग भागों में बांटा गया है। अलग अलग दृष्टि से, इनके महत्व की दृष्टि से, इनके आकार की दृष्टि से इनको विभिन्न भागों में बांट के इस 79 खनिज है अपने, उनका वर्णन प्रमुख रूप से किया गया है। सबसे पहले बात आती है कि जो बड़े खनिज है राजस्थान में, जो आकार में बड़े हैं, साइज में बड़े हैं, उनकी संख्या कितनी बताई गई है। तो ध्यान रखना जो बड़े खनिज है राजस्थान में उनकी संख्या है 44 खनिज है जो बड़े आकार की दृष्टि से बताए गए हैं। अब बात आती है कि जो लघु खनिज होते हैं, लघु का मतलब होता है कि न तो बहुत अधिक छोटा न बहुत अधिक बड़ा, यानी जो मध्यम साइज का होता है उसे लघु खनिज कहा गया है। और लघु खनिज है वो राजस्थान में प्रमुखतः क्या है कि 23 संख्या उनकी बताई गई। 23 प्रकार के राजस्थान में लघु खनिज है वो पाए जाते हैं। अब बात आती है कि जो गौण खनिज है, गौण खनिज यानी जो कम मात्रा में पाए जाते हैं और जिनका उपयोग भी बहुत कम होता है, ऐसे खनिज है वो राजस्थान में कितने पाए जाते हैं। तो ध्यान रखना गौण खनिजों की संख्या है वो सबसे कम है राजस्थान में और 12 प्रकार के क्या है कि जो गौण खनिज है वो पाए जाते हैं। इस प्रकार क्या है, आकार की दृष्टि से हमने इसका 3 भागों में विभाजन किया। सबसे बड़ी बात आई बड़े खनिजों की, फिर बात हमने की लघु खनिजों की, तीसरी बात की हमने गौण खनिजों की। इस प्रकार कुल है वो राजस्थान में 79 प्रकार के क्या है खनिज मिलते हैं। संख्या तो और भी अधिक इनकी कम हो सकती है, लेकिन प्रमुखतः 79 है खनिज है वो राजस्थान में बताए गए हैं, जिस कारण इसकी विशेषता कारण, इसकी बहुलता के कारण राजस्थान को खनिजों का अजायब घर बताया गया है।
अब बात आती है कि खनिज की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है, कौन सा स्थान है वो खनिजों की दृष्टि से भारत में जो कुल राज्य हैं उसमें फिर राजस्थान को प्राप्त है। तो खनिजों की दृष्टि से राजस्थान को जो स्थान प्राप्त है वो तीसरा स्थान प्राप्त है। तीसरे स्थान पे खनिजों की दृष्टि से भारत के राज्य के राजस्थान को रखा गया। अब बात आती है कि प्रथम और द्वितीय स्थान पे भारत के कौन से राज्य सम्मिलित किए गए हैं। तो ध्यान रखना कि प्रथम और द्वितीय स्थान पे जो भारत के राज्य हैं वो बताए गए हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। इस प्रकार भारत में जो राजस्थान है उससे 2 राज्य है उससे ऊपर है खनिजों की दृष्टि से। कौन कौन से? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बाद में जिसका स्थान आता है वो हमारे राज्य राजस्थान का आता है। इस पर राजस्थान को तीसरा स्थान है वो खनिजों की दृष्टि से प्राप्त है। अब बात आती है कि राजस्थान में खनिज के जो प्रसिद्ध स्थान है, प्रसिद्ध जगह है, प्रमुख क्षेत्र है, प्रमुख जिले हैं वो कौन कौन से हैं। तो ध्यान रखना कि राजस्थान में जो खनिज के प्रसिद्ध स्थान है वो प्रमुख रूप से बताए गए हैं तांबा नगरी के कारण। जो तांबा है प्रमुख रूप से तो पाया जाता है, प्रमुख रूप से तांबा नगरी जिसको कहा गया है वो खेतड़ी को कहा गया है। अब आते हैं खेतड़ी है वो राजस्थान के कौन से जिले से संबंधित है। तो ध्यान रखना कि झुंझुनू जो जिला है अपना उसके तहत क्षेत्र है, उसके तहत क्या है इसको सम्मिलित किया गया है। इसके साथ ही एक बात इसमें और आती है कि जो झुंझुनू है उसमें कौन सा स्थान इसमें बताया गया है, खेतड़ी बताया गया है। क्या बताया गया है? खेतड़ी बताया गया है। हमने बात की ताम्र नगरी जो कहाँ है, खेतड़ी में है, और खेतड़ी प्रमुखतः कौन से स्थान से संबंधित है? झुंझुनू जिले से संबंधित है। अब आती है कि संगमरमर नगरी है वो किसे कहा गया है। संगमरमर जो नगरी है वो मकराना को कहा गया है। किसको कहा गया है? मकराना जो स्थान है उसको कहा गया। बात आती है मकराना है वो राजस्थान के कौन से जिले से संबंधित है। तो ध्यान रखना नागौर जिले से जो संबंध है वो मकराना का है, और मकराना को क्या कहा गया है? संगमरमर नगरी कहा गया है। अब आती है राजस्थान में जो एकाधिकार प्राप्त खनिज है, यानी वह खनिज जो राजस्थान में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं अन्य राज्यों के मुकाबले, वो एकाधिकार जो खनिज है वो राजस्थान के प्रमुखतः कौन कौन से हैं। हमने यहाँ कुछ खनिजों के नाम बताए गए हैं आपको। इसके अलावा और भी कुछ खनिज है जो क्या है एकाधिकार दृष्टि से राजस्थान में विशेष महत्व रखते हैं। सबसे पहले बात आती है संगमरमर की, सीसा की, जस्ता की, चांदी की, जिप्सम की और टंगस्टन की। इस खनिजों की दृष्टि से राजस्थान में जो ये खनिज है उनका क्या है कि विशेष रूप से कार्य किया जाता है, इनको खनन के द्वारा प्राप्त किया जाता है। इस कारण क्या है कि इन खनिजों की दृष्टि से जो राजस्थान को है वो विश्व में, भारत में विशेष स्थान प्राप्त हुआ है। और प्रमुख रूप से क्या है कि यहाँ खनिज है वो प्राप्त होते हैं, और खनिज है वो आकार की दृष्टि से इसका विभाजन किया गया है। और विभाजन करने के कारण क्या है कि खनिजों को अपने अलग अलग भागों में बांट रखा है, और कुल खनिज बताए गए हैं राजस्थान में वो 79 बताए गए हैं। इस प्रकार भारत है वो ऊर्जा की दृष्टि से, खनिज की दृष्टि से, संसाधनों की दृष्टि से एक परिपूर्ण क्षेत्र कहा जाता है। और उसके प्रत्येक वस्तु का, प्रत्येक पदार्थ का उचित उपयोग किया जाए तो हम निश्चित रूप से ये पाएंगे कि भविष्य में ये ऊर्जा खनिज है, ये संसाधन है, ये परमाणु ऊर्जा है, अन्य पेट्रोलियम पदार्थ है, गैस पदार्थ है, ये हमारी भावी पीढ़ियों को भी प्राप्त होते रहेंगे। इसलिए आवश्यक है कि इन पदार्थों का, इन खनिज पदार्थों का, इन ऊर्जा संसाधनों का, इन पेट्रोलियम पदार्थों का, इन गैस पदार्थों का सही तरीके से उचित उपयोग किया जाए, और जनता को प्रमुख रूप से इसके लिए जागरूक किया जाए।